Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to the third lecture of Software Quality Engineering. लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी और हमने एरर्स के बारे में एरर्स और डिफेक्ट्स और फेलियर के बारे में कुछ बातें की थी कि एरर्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में एरर्स या डिफेक्ट्स वगैरह हैं या नहीं। अगर हैं तो इसका मतलब है कि वो लैग करता है क्वालिटी को, और जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में एरर्स और डिफेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे इसका मतलब है कि वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो हमने कुछ बज़वर्ड्स जो इस फील्ड में एरिया में यूज़ हो रहे थे उनकी कैटेगराइजेशन की थी 3 टर्म्स में। एक को हमने कहा था एरर्स, और देन दूसरा टर्म जो हमने देखा था वो था डिफेक्ट्स, एंड थर्ड टर्म इज़ फेलियर। सो एरर्स क्या चीज़ें थी? एरर्स ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं और जो वो ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस करता है, और वही डिफेक्ट्स अगर अनडिटेक्टेड स्टेट में हों, अगर वो अनडिटेक्टेड रह जाएं तो वो डिफेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में, और फिर सॉफ्टवेयर जो डिफेक्ट्स हैं वो लेटर स्टेजेस में सॉफ्टवेयर फेलियर की काज बनते हैं, उनका ज़रिया बनते हैं। और इस फिगर में हम देखते हैं कि ये जो एरर और डिफेक्ट्स और फेलियर है ये डिफरेंट साइंस से रिप्रेजेंटेड है। एरर इस फॉर्म में है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल, ये हाफ सर्कल है, और ये एक एरो है फेलियर के। तो ये हम देखते हैं कि ये पूरा हमारे पास एक लाइफ साइकिल है, और इस पूरे लाइफ साइकिल में ये हर फेज़ में हर जगह पे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। मीन्स कि आप प्लानिंग पे भी एरर्स कर लेते हैं, या प्लानिंग पे भी एरर हो सकते हैं, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती हैं, और उनमें से कुछ एरर्स जो हैं वो डिफेक्ट्स की स्टेट में चले जाते हैं, मीन्स कि अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। और वही जो डिफेक्ट्स होते हैं उनमें किसी की सिवियरिटी ऐसी होती है कि जो लेटर ऑन सॉफ्टवेयर फेलियर का ज़रिया बनते हैं। इसी तरह जब हम यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्ट के प्रोसेस में होते हैं और या कंस्ट्रक्शन के फेज़ में होते हैं, तो उस वक्त भी कुछ तो ये डिटेक्ट हो जाती है, ये आउट हैं, ये आउट, ठीक है, कुछ तो डिटेक्ट हो जाती हैं, और कुछ जो हैं वो स्टिल डिटेक्ट नहीं होती, मीन्स के वहाँ पे भी हमसे अनडिटेक्टेड स्टेट में रह जाती हैं। और या कुछ हम कंस्ट्रक्शन के फेज़ में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं मज़ीद एरर या डिफेक्ट्स को, तो उनकी भी स्टेट यही होती है कि बाज़ एरर्स जो होते हैं वो इतने सीवियर नहीं होते, वो आगे डिफेक्ट्स वो डिटेक्ट हो जाते हैं मीन्स। और जो अनडिटेक्टेड एरर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले, तो ये अनडिटेक्टेड एरर्स डिफेक्ट्स में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, अनडिटेक्टेड रह जाते हैं तो ये डिफेक्ट्स हो जाते हैं, और उनमें से कोई एक डिफेक्ट्स ऐसा होगा कि जो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर के फेलियर की रीज़न बनेगी। और इस फेज़ से भी, कंस्ट्रक्शन के फेज़ से भी बंदा जब आगे जाता है तो यूज़र एक्सेप्टेंस और टेस्टिंग का फेज़ होता है, तो यहाँ पे भी कुछ एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ अनडिटेक्टेड रहते हैं। और सेम केस होता है फिर मेंटेनेंस में, के मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के केस में, कि वहाँ पे भी जो अनडिटेक्टेड एरर्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फेलियर में। और यहाँ पे भी कुछ एरर डिटेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह ये एरर डिटेक्ट हो गया, कुछ ये एरर है वो अनडिटेक्टेड है तो वो डिफेक्ट के स्टेट में चला गया, और जो डिफेक्ट के स्टेट में होता है वो फिर फेलियर का जरिया बनता है। तो यहाँ पे ये बताने, इस फिगर में ये बताने की कोशिश की है कि ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर लाइफ प्रोसेस मॉडल है। इसमें हमारे पास ये एरर्स इंट्रोड्यूस भी होंगे, ये एरर्स डिफेक्ट्स में भी कन्वर्ट होंगे, और अल्टीमेटली ये फेलियर का भी ज़रिया बनेंगे।
अच्छा, नाउ हमें एरर्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैनी रिसर्चर्स हैव स्टडीज द सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एरर्स and have published studies classifying software error by types in order to evaluate the frequency of each type of error। तो कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जो कि जिसमें ये स्टडी किया गया है कि एरर्स कहाँ कहाँ पे अगर करती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फेज़ में किस स्टेज में हमारे पास एरर्स ज़्यादा आते हैं, किस फेज़ में कम आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की स्टडीज़ पे। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, 25% एरर्स जो अगर करते हैं, जो ह्यूमन मिस्टेक होती हैं, वो स्ट्रक्चर फेज़ में होती हैं। 22% एरर्स डेटा की वजह से होते हैं। 16% फंक्शनैलिटीज़ जो इम्प्लीमेंटेड होती हैं उसमें होते हैं। 10% कोडिंग या कंस्ट्रक्शन के एरर होते हैं। 9% इंटीग्रेशन के एरर हैं। 8% रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के एरर्स होते हैं। 3% डेफिनेशन और रनिंग टेस्ट के एरर हैं, मीन्स कि आपने टेस्ट में उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको डिफाइन करने में गलती की है। 2% डिज़ाइन आर्किटेक्चर का एरर है और 5% अनस्पेसिफाई। ये एक क्लास 100% में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्ट्रक्चर एरर आते हैं, उसके बाद डेटा से रिलेटेड जो एरर हैं, फिर फंक्शनलिटीज इम्प्लीमेंटेड और कोडिंग एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। नाउ काजेज ऑफ एरर, ये एरर क्यों हमारे पास अगर करते हैं, उसके काजेज क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। सो पहली बात तो ये समझने की है कि सॉफ्टवेयर एरर्स जो हैं वो मेन काज ऑफ पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन एरर्स एंड बिटवीन सॉफ्टवेयर क्वालिटी का, और ये जो एरर्स हैं वो वही मेन काज हैं पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी का। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर द काजेस ऑफ एरर। पहली बात तो ये होगी कि हम उसकी काजेस को आइडेंटिफाई करें कि एरर्स क्यों आते हैं, उनकी रीज़न क्या है। एंड सेकेंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई वेज इन विच टू प्रिवेंट दिस एरर। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जब रीजंस हमने आइडेंटिफाई की कि इन वजह से एरर्स आते हैं, तो उनकी प्रिवेंशन हम कैसे करें, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इन एरर्स की प्रिवेंशन कर लें। सो जैसा कि हमने फिगर 1.3 में देखा, ये जो लास्ट फिगर थी फर्स्ट स्लाइड पे, कि एरर्स तो इंट्रोड्यूस होते हैं एट ईच स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। हर स्टेप्स या हर फेज पे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में आपसे एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। वो एरर्स होते हैं रिक्वायरमेंट्स में भी हो सकते हैं, कोड के वक्त भी आप गलती करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी, फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन है रिलेटेड उसमें भी मसला हो सकता है, डेटा में भी, टेस्ट में भी। ये ऑलरेडी हमने पीछे क्लासिफिकेशन देख ली कि हर फेज़ में हमारे पास एरर जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। और ये जो काजेज़ होती हैं एरर की, दीज आर आलमोस्ट ह्यूमन मिस्टेक्स मेड बाय क्लाइंट्स। ये अल्टीमेटली तो क्या है, बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक्स ही हैं। और जो कौन करता है, या क्लाइंट भी कर लेता है, एनालिस्ट से भी होते हैं, डिज़ाइनर से भी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्टर और यूज़र। सो जितने भी मीन्स के एक तरह से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, उनसे ये एरर्स अगर कर। सो इसकी वे में हमारे पास हमें ज़रूरत होती है कि हम डेवलप करें एक क्लासिफिकेशन काजेज़ ऑफ एरर की भी। जिस तरह हमने पीछे देखा एरर्स की क्लासिफिकेशन थी, नाउ वी नीड टू डेवलप द क्लासिफिकेशन फॉर द काजेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एरर बाय कैटेगरी, जो कि यूज़ हों फिर एवरी इंडिविजुअल जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो एक तो एरर की क्लासिफिकेशन थी जो हमने पीछे स्लाइड में देखी, ठीक है, कि हमारे पास कहीं रिक्वायरमेंट्स में एरर है, कहीं कोडिंग में। और एक काजेज़ की क्लासिफिकेशन है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में इसकी भी क्लासिफिकेशन की गई है कि काजेज़। सो यहाँ पे 8 कैटेगरीज हैं, 8
मीन्स के एरर काज कैटेगरीज हैं कि जिनकी वजह से हमारे पास एरर्स आते हैं। उनमें पहला है कि प्रॉब्लम विद डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बात तो स्टार्ट ही रिक्वायरमेंट्स से होती है, तो ऐसे एरर्स अगर करते हैं जो रिक्वायरमेंट डिफिनीशन में होते हैं। देन हमारे पास जो दूसरा काज है वो कम्युनिकेशन का इशू है बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर। क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें एरर हमारे पास अकर करते हैं। थर्ड जो काज है कि हम स्पेसिफिकेशन से, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट या डिज़ाइनर या कोडर स्पेसिफिकेशन से डेविएट करता है। एंड फोर्थ वन इज़ द आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एरर, कि आप आर्किटेक्चर या डिज़ाइन एरर आपसे हुए उस स्टेज में। देन फिफ्थ काज जो है वो कोडिंग एरर है, इंक्लूडिंग टेस्ट कोड, मीन्स के आपने कोड में गलती की है। और सिक्स वन इज़ नॉन कंप्लायंस विद करंट प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस। हाँ जी, के जो प्रोसीजर या प्रोसेस थे उनको उसी तरह अडाप्ट नहीं किया गया जिस तरह के वो डिफाइंड थे। और फिर सातवीं रीज़न है कि आप रिव्यूज़ गलत तरीके से करें और टेस्ट सही तरीके से ना करें, तो वो इनएडिक्वेट रिव्यूज़ और टेस्ट हैं। और आठवीं जो रीज़न है, जो काज है एरर की, कि वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में मसला हो, मीन्स कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में इनकन्सिस्टेंसी हो एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली 8 हमारे पास रीज़न्स हैं। इनमें से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इन 8 पॉपुलर काजेस को वन बाय वन इसको देखते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास प्रॉब्लम्स विद डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, के वो मसले, वो एरर जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइनिंग की वजह से होते हैं। सो नाउ रिक्वायरमेंट्स डिफिनीशन की क्या इंपॉर्टेंस है, देखें जी। रिक्वायरमेंट डिफिनीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट subject. It's a very important artifact and very important deliverable के अब इसको nowadays सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना is considered as a specialty, ठीक है, which means a business analyst or software engineer is specialized in requirements, कि आपकी टीम में एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करें। मीन्स कि ये एक बहुत टेक्निकल जॉब है और उसके लिए आपकी टीम में इंडिविजुअल ऐसे होने चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में। और क्यों कि अगर ये कोई नॉन टेक्निकल बात नहीं है कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेगा। अगर आप चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, तो यहाँ की जो गलती होगी वो तो अल्टीमेटली पूरे प्रोजेक्ट में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है। और ये जो रिक्वायरमेंट्स डिफिनीशन का जो टॉपिक है, ये अब डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट का है और इसमें बाकायदा अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक IIBA.org इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, ये इसकी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और भी इस तरह ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो बाकायदा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं सिर्फ स्पेशलिटी इन द रिक्वायरमेंट्स। एंड रिक्वायरमेंट्स के साथ बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करें। वी नीड क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज राइटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि हमें क्लियर, करेक्ट और कंसाइज राइटिंग चाहिए रिक्वायरमेंट की, ताकि वो कन्वर्ट हो स्पेसिफिकेशन में। उस रिक्वायरमेंट्स को जो इनिशियल फेजेस में होते हैं, लेटर ऑन इसको कन्वर्ट करना पड़ता है स्पेसिफिकेशन में, और वो स्पेसिफिकेशन फिर यूज़ करते हैं आपके डिफरेंट कोलीग्स जो आपके सॉफ्टवेयर टीम का हिस्सा होते हैं। आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं एंड टेस्टर होते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स के बारे में इट मस्ट आल्सो बी अंडरस्टूड दैट देयर आर ए सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज देयर मस्ट बी मास्टर व्हेन इट इज सेटिंग रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, आपने जब रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होगा क्लाइंट से, तो बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको मास्टर करनी पड़ती हैं, और वो एक्टिविटीज़ हैं आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। पहली बात तो ये है कि आपके सिस्टम के
स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, मीन्स हु आर द की प्लेयर हु मस्ट पार्टिसिपेट्स इन रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो रिक्वायरमेंट्स के एलिसिटेशन में बाकायदा उनको प्रोसेस पार्टिसिपेट करेंगे। देन यू हैव टू मैनेज मीटिंग्स। अब मीटिंग्स आपको मल्टीपल मीटिंग रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट की नेचर ये होती है कि वो ज़्यादा मीटिंग्स पसंद नहीं करता, वो हेजिटेट होता है या रिलेक्टेंट होता है। तो इस चीज़ को मैनेज करना ये आप टेक्निकल तरीके से मैनेज करेंगे। देन इंटरव्यू टेक्निक दैट कैन आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन विशेस एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल नीड्स। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक हमारे पास एक्चुअल नीड्स होती हैं और उसके मुकाबले में विशेस और एक्सपेक्टेशन होती हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो स्पेशलिस्ट होगा, रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट, उसने इनमें डिफरेंस रखना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्लाइंट की नीड है और कौन सी चीज़ उसकी विशेस है, ठीक है। तो क्योंकि क्लाइंट पे करना चाहता है नीड्स के लिए, वो विशेस के लिए पे नहीं करना चाहता, और हालांकि चाहता वो ये है कि उसकी विशेस भी हो जाए। तो एज ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर उसने इंटरव्यू टेक्निक्स ऐसी अप्लाई करनी है कि वो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन कर सके। Then you have to clear and concise documentation of functional requirement, performance requirement, obligation and properties of future system। आपने प्रॉपर, क्लियर और कंसाइज डॉक्यूमेंटेशन करनी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स की, और ओब्लिगेशंस देखनी है कि कौन कौन सी आपके पास ओब्लिगेशन है, और फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्यूचर सिस्टम की। तो ये बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में तो डिफरेंस है फंक्शनल वर्सेस आप इसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कह दें। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, हर काम में आप पे कुछ ओब्लिगेशन होती है, उनको देखना, और तो इस तरह इनको प्रिसाइजली क्लियर डॉक्यूमेंट करना। एंड देन चौथी जो चीज़ है कि आप सिस्टमेटिक टेक्निक से अप्लाई करें रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के लिए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स आपने उससे गैदर करनी है, तो इसके लिए कुछ सिस्टमेटिक टेक्निक्स। और पांचवी बात यह है कि आपने मैनेज करना है प्रायोरिटीज़ एंड चेंजेस। फॉर एग्जांपल चेंजेस रिक्वायरमेंट्स के आपने प्रायोरिटीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है कि क्लाइंट की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, कौन से रिक्वायरमेंट जो हैं उसके लिए वो रेड लाइन वाला काम करते हैं कि जिस पे वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कौन से हैं जिनको वो कंप्रोमाइज़ करता है, और अगर रिक्वायरमेंट्स में फ्यूचर में चेंज आएगी तो उसकी क्या पॉलिसी होगी। क्योंकि चेंज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो साथ साथ चलती रहती है। क्लाइंट कुछ वक्त बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, उसका माइंड चेंज होता है तो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता है, तो उस चेंज को एकोमोडेट करने का क्या आपके पास मैकेनिज्म है। सो it is clear that errors can arise when eliciting requirements। हाँ जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, एलिसिट करेंगे क्लाइंट से, तो आपसे एरर अराइज होंगे। और वो एरर जो हैं वो बेसिकली ये चीज़ भी है कि कैसे आप कैटर करें विशेष एक्सपेक्टेशन और नीड्स को ऑफ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स एट द सेम टाइम। हाँ जी, क्यों देखें ना, आप सिर्फ क्लाइंट को और प्रोजेक्ट मैनेजर को ही देखें। क्लाइंट चाहेगा कि फॉर एग्जांपल कम से कम कास्ट पे उसकी चीज़ डेवलप हो, और प्रोजेक्ट मैनेजर चाहेगा कि नहीं, कास्ट कम ना हो बल्कि कास्ट ज़्यादा हो, ठीक है, उसका जो बजट हो वो ज़्यादा हो। तो ये अब एक कंट्राडिक्शन सिचुएशन है, डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा, जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर होगा, इस चीज़ को वो उसने मैनेज करना है कि कैसे हम ये डिफरेंट यूज़र्स के जो इंटरेस्ट हैं वो एट द सेम टाइम हम इसको कैसे मैनेज करें। ये फिगर गिवन है कंटेक्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का। कंटेक्स्ट क्या है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स की जो शेप्स हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और साथ साथ में विशेष एक्सपेक्टेशंस और नीड भी साथ साथ में चल रही होती हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो वो हैं टोटलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स में कि व्हाट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसने एग्जीक्यूट होना है। कंस्ट्रेंट्स आप पे वो ऑब्लिगेशन है कि ये चीज़ें जहन में रख के आपने ये काम करने हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी बेसिकली क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं।
So software requirements management, elicitation, analysis, specification and validation में क्या क्या चीज़ें हैं? डोमेन नॉलेज एंड बिजनेस रूल्स, आपको डोमेन का नॉलेज पता होना चाहिए, उसके बिजनेस रूल्स का पता होना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन एनवायरनमेंट का भी पता होना चाहिए, आपको इंटरव्यूज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फैसिलिटेटेड मीटिंग्स का भी आइडिया होना चाहिए, और अपनी ऑब्जर्वेशंस, यूज़र स्टोरीज़ और सिनारियोज, ये यूज़र स्टोरीज़ और सिनारियो क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। और फिर रिक्वायरमेंट्स को क्लासीफाई करना और डॉक्यूमेंट करना, फॉर एग्जांपल उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के मुताबिक करना एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें ये देखी जाएंगी। तो एट द सेम टाइम्स पे मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके साथ नॉन फंक्शनल, और बैकएंड पे विशेस, एक्सपेक्टेशन और नीड्स भी चल रही होती हैं। तो इन चीज़ों को सबको मैनेज करने का नाम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, और इसी में ही प्रॉब्लम्स अकर करते हैं जब हम डिफाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स, इसीलिए ये एक स्पेशलिटी है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन इज़ ए स्पेशलिटी। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल गिवन है कि ऑर्डरिंग सूप, कि लेट अस से यू ऑर्डर ए सूप एट, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप रेस्टोरेंट पे एक सूप ऑर्डर करते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आई वुड लाइक द सूप ऑफ द डे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आज के दिन का जो सूप है वो मुझे सर्व किया जाए। ये तो एक सिंपल रिक्वायरमेंट है। अब आगे देखें, इनफैक्ट आपने कुछ अनएक्सप्रेस विजिट और एक्सपेक्टेशन और नीड्स भी आपकी हैं जो आपने इस रिक्वायरमेंट्स में नहीं बताई। वो कौन सी हैं? अनएक्सप्रेस विशेस, एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स, के इट्स नॉट टू hot, not too cold, soup that is not too salty, utensils, salt, pepper available on the table, clean washroom, a well-suited table, a quiet environment। तो एक रिक्वायरमेंट के साथ 10 रिक्वायरमेंट्स और हैं जो कि अनस्टेटेड हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ए सिंपल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है। तो अब आप इमेजिन करें कि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्या सिचुएशन होगी कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी, जो इलस्ट्रेटेड रिक्वायरमेंट होगी, एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, उसके साथ में अनएक्सप्रेस कितनी चीज़ें साथ में होंगी, ठीक है, जो विशेष की फॉर्म में है या एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में है या नीड्स की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, एक गुड रिक्वायरमेंट्स, एक गुड रिक्वायरमेंट या ऐसी रिक्वायरमेंट जिसकी गुड क्वालिटी हो, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बहुत सारी हैं। requirements need to be correct, requirements need to be complete, clear for each stakeholder group, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है, जो आर्किटेक्ट है, जो टेस्टर है या जो उसको मेंटेन करता है, उस सब के लिए क्या हो, वो क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, अनएम्बिगुअस हो, दैट इज़ सेम इंटरप्रिटेशन हो, डिफरेंट जो इसके स्टेक होल्डर हैं क्या उस किसी एक रिक्वायरमेंट से मल्टीपल मीनिंग ना लें, कंसाइज हो, सिंपल हो, कंसिस्टेंट हो, मीन्स के कोई दो रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ना हो, इनकन्सिस्टेंसी इसमें ना हो, फीजिबल भी हो, वो रियलिस्टिक भी हो, वो पॉसिबल भी हो, ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो जो कि इनफीजिबल है। देन नेसेसरी भी हो कि वो क्लाइंट्स की नीड्स को रिस्पॉन्स करें, ठीक है, मीन्स की विशेष ना हो, जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिज़ाइन, इंडिपेंडेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक हो। हाँ जी, ये तो फर्स्ट फेज़ है, अभी प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, तो यहाँ पे तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट चीज़ें होनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट वेरीफाई एंड टेस्टेबल हो, ऐसी चीज़ हो जो कि हम चेक भी कर सके, जब एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए तो वो चीज़ वेरीफाई भी हो सके या टेस्ट भी हो सके, और आपकी रिक्वायरमेंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द बिजनेस नीड, जो आपके क्लाइंट्स की बिजनेस नीड्स हैं उसको मैप करें, और फाइनली दे कैन बी यूनिक, मीन्स के बार बार ना लिखी गई हो, ठीक है,
मल्टीपल उसकी रिपीटेशन ना हो, वो यूनिक हो। तो ये हमारे पास एक गुड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के फीचर्स होने चाहिए। अच्छा, एक आर्टिकल है, एम्बलर ने लिखा हुआ है कि एग्जामाइनिंग द बिग रिक्वायरमेंट्स अपफ्रंट अप्रोच, एग्जामाइनिंग द बिग रिक्वायरमेंट्स अपफ्रंट अप्रोच, जिसमें ये सजेस्ट करता है ये आथर कि ये समटाइम्स इनइफेक्टिव टू राइट डिटेल रिक्वायरमेंट्स अर्ली इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये किसी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे जो आप डिटेल रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं वो समटाइम्स इनइफेक्टिव होती हैं, ठीक है। और वो क्या क्लेम करता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये डिटेल रिक्वायरमेंट्स एट द अर्ली स्टेजेस वो क्या करता है, बेसिकली इंक्रीज करता है द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, ठीक है। वो बेसिकली प्रोजेक्ट फेलियर का ज़रिए बन जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि वो जो लार्ज परसेंटेज ऑफ जो अर्ली डिटेल स्पेसिफिकेशन है वो इंटीग्रेट नहीं हुई होती फाइनल वर्जन में, ठीक है। वो चीज़ें फाइनल वर्जन में नहीं डाली जाती या वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती वो जो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन अर्ली स्टेजेस में लिखी गई हैं वो वक्त के साथ साथ अपडेट भी नहीं होती, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 6 मंथ का है, साल का है, इससे भी ज़्यादा का है, तो जो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एट द वेरी स्टार्ट लिखी गई हैं वो अपडेट भी नहीं हुई या वो फाइनल प्रोडक्ट में फाइनल वर्जन में इंटीग्रेट नहीं हुई, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट फेलियर का रिस्क बढ़ा देता है। सो वो एजर्ट करता है कि ये जो डिटेल रिक्वायरमेंट्स एट द वेरी अर्ली स्टेज है ये बेसिकली एक आउटडेटेड वे ऑफ वर्किंग है। और वो क्या रिकमेंड करता है कि सम रिसेंट एजाइल टेक्निक सच एज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए मिनिमम अमाउंट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंटेशन। सो एजाइल टेक्निक को प्रमोट करता है कि क्विकली आप चेंज को रिस्पॉन्स करें और उसमें एक टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच है कि आप छोटे छोटे चंक्स में चीज़ें बनाते जाएं और वो यूज़र से या क्लाइंट से टेस्ट करवाते जाएं और इस तरह मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रखें, ठीक है। छोटी इंक्रीमेंटल अप्रोच हो, आपकी टेस्ट ड्रिवन अप्रोच हो, तो बजाय इसके कि आप एट द अर्ली स्टेजेस एक डिटेल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखें, नहीं बल्कि आप जो रिक्वायरमेंट्स आप गेदर करें वो मिनिमम फॉर्म में हो और टेस्ट ड्रिवन अप्रोच पे अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करें। तो ये इस आथर ने एम्बलर ने सजेस्ट किया। और एक और अप्रोच जो रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करती है कि सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और डिज़ाइन वो यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग को, ठीक है। और ये क्या करती है, इट्स helps to eliminate the traditional requirements document and replace it with the set of user interfaces and test cases। हाँ जी, ये तो जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है इस अप्रोच को एलिमिनेट करती है और इसको रिप्लेस करती है किसके साथ, set of user interfaces and test cases that describe the requirements architecture and design to be developed। हाँ जी, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये जो डिटेल रिक्वायरमेंट का ये अप्रोच है जो कि फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल में अप्लाई होती है। तो ये इससे बेहतर है कि आप प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक यूज़ करें, यूज़र इंटरफेसेस बनाएं, उसके लिए टेस्ट केसेस बनाएं और यूज़र से अपनी रिक्वायरमेंट्स साथ साथ वेरीफाई भी करते जाएं और सिस्टम डेवलपमेंट भी साथ साथ करते जाएं। सो ये जो प्रोटोटाइपिंग है इट प्रूव्स यूजफुल फॉर पिन पॉइंटिंग व्हाट द क्लाइंट इज envisioning and getting valuable feedback early in the project, ठीक है। तो दिस इज़ ए वेरी यूजफुल टेक्निक कि आप समझ रहे हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है, और उससे फीडबैक ले अर्ली इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये थे प्रॉब्लम्स विद डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर।